नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज पहले बार ड्रग्स केस पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रही सियासी घमासान पर बात करेंगे, जो अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। एक बम तेरा, एक बम मेरा, बम बम का ये खेल चल रहा है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए धमाका किया था, जिसके जवाब में आज नवाब मलिक ने फडणवीस के खिलाफ आरोपों का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया और उन पर नोटबंदी के बाद जाली नोट के करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया। अब यही नहीं, फडणवीस पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बचाने के लिए केस को घुमाने का भी आरोप लगाया। अब वहीं नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी की ओर से आशीष शेलार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करने वालों से पटाखा भी नहीं फूटा। उन्होंने फडणवीस पर लगाए नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। यही नहीं, उन्होंने रियाज भाटी के एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे, वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, खुखायत गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है।
जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। अब वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि रियाज भाटी कौन है, जिस पर बीजेपी ने नवाब मलिक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें रियाज भाटी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ होने का दावा किया गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे थे, पर फूटा उनके अपने ही सर पर, इनकी सरकार पर ही वो हाइड्रोजन बम फटा। जिन लोगों के नाम उन्होंने उजागर किए, उन लोगों के दफ्तर का उद्घाटन कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर जी करते हैं। कांग्रेस दल उन्हें बड़ा पद देता है। अब वर्तमान में वे राष्ट्रवादी के नेता है, राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ उनका घूमना फिरना है। सर लेकिन इसमें कुछ नाम बोले, रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने भी कई बार अंडरवर्ल्ड के आरोप में गिरफ्तार किया है। यासिर अराफात बोलते हैं बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ क्या कनेक्टिविटी है? मूलतः बुनियादी बात को समझने की आवश्यकता है। जो भाजपा के नेता हैं, उनके भ्राता के बारे में जो चर्चा हो रही है, वह वर्तमान में राष्ट्रवादी का नेता है। इसके पूर्व वो कांग्रेस का नेता था। जगदीश टाइटलर उसके दफ्तर के उद्घाटन के लिए स्वयं आए थे। दाऊद के गुर्गों के साथ इनका जो संबंध, गहरा संबंध जो सामने आया है, क्या उसी को चलते ड्रग माफिया में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ होता है? क्या उसी के चलते ये रोजाना पत्रकार वार्ता हो रही है? क्या कारण है? इन बातों का जवाब ठाकरे जी के अगुवाई में चलने वाली सरकार को देना होगा। 24 घंटे बीत गए, इतना गंभीर आरोप पुख्ता सबूतों के साथ करने के बावजूद भी क्यों ठाकरे सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही? बीजेपी के राम कदम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राम कदम जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। ये तेरा बम, ये मेरा बम, ये सिलसिला चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आज आप कह रहे हैं कि जो वो बम फोड़ने जा रहे थे उन्हीं के सर जाके फूट गया है। बिल्कुल। देखिएगा, जिन नामों का उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता में जिक्र किया, वे लगभग सभी नाम उनके अपने दल के नेता है। एक नाम को उन्होंने हमारे साथ जोड़ने का दुष्कर्म किया, वह इमरान व्यक्ति, वो तो कांग्रेस दल का बड़ा नेता रह चुका है। जगदीश टाइटलर जी ने स्वयं उसके कार्यालय का उद्घाटन किया है। उसके बाद वो राष्ट्रवादी दल का नेता बना, वर्तमान में भी राष्ट्रवादी में है। उसके आप फेसबुक से लेकर के उसके सारे सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि रोजाना पत्रकार वार्ता करने वाले नेता के साथ ही सबसे अधिक उसकी तस्वीरें हैं। अब ये राष्ट्रवादी दल का लाडला और ये सरकार के नेता जोड़े संबंध हमारा। अब रियाज भाटी से किसी पत्रकार ने बात की, वह कह रहा था मैं भाजपा का नहीं, राष्ट्रवादी दल का नेता हूं। इसके पूर्व भी शाहरुख खान से धमकाकर 25 करोड़ रुपए वसूली करने वाला जो सुनील पाटिल, जो सूत्रधार है पूरे ड्रग मामले का, वह भी कौन? वह भी राष्ट्रवादी का नेता। अब ये राष्ट्रवादी के नेता महाराष्ट्र में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं या नोट छापने की मशीन की फैक्ट्री समझ करके सरकार के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? आपने कभी अतीत में, देश में इतने सारी सरकारें हैं, इतने सारे राज्य हैं, किसी सरकार के मंत्री को, किसी सरकार को रोजाना पत्रकार वार्ता करते समय देखा? विषय क्या है? विषय ड्रग का विषय है। यह लगातार रोज की पत्रकार वार्ता में ड्रग्स माफिया का अप्रत्यक्ष समर्थन क्या देश ने नहीं देखा? यह महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल क्या देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं? पर पूरी तरह से देवेंद्र जी ने पुख्ता सबूत कागजात के साथ देश के सामने रखे। ये देखिएगा, ये फोटो है, ये दाऊद का गुर्गा है, बम कांड का आरोपी है, टाड़ा में उम्र कैद लगी है, इसके साथ, और नीचे है
जो रोजाना पत्रकार वार्ता पर करने कहीं वाले ना कहीं ये सवाल मंत्री तो का उठता है बेटा। ना राम कदम जी, हमने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, सारे साक्ष्य देखे, पर मुन्ना यादव की बात नवाब मलिक ने की, कहा कि वो माइनॉरिटीज और उसको कैसे, वो तो जाली नोट छापने वाला है। तो एक सवाल ये उठता है, अगर वो जाली नोट छापने वाला है तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पर दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने उसको हवा क्यों दी? देखिएगा, कहीं ना कहीं मूल विषय को भटकाने के लिए जिलेबी की तरह गोल गोल यहाँ पे नवाब मलिक घूम रहे हैं। हम किसी भी आपराधिक मामले का हम समर्थन नहीं करेंगे। सारे विषयों की जांच होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है, उस पर किसी दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई है। ये पहला बिंदु। अब क्या है कि पूरी तरह से अंधा आदमी भी वो देख नहीं पाता, पर जिस प्रकार के कागजात देवेंद्र जी ने, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें तस्वीर होती है, तस्वीर कंप्यूटराइज खींची जाती है, जिसमें दाऊद के गुर्गे की तस्वीर है, नीचे नवाब मलिक जी के बेटे की तस्वीर है। अब इसको ये कैसे झुटला सकते हैं? 2005 में एग्रीमेंट हुआ है, 93 में बम ब्लास्ट हुआ है। जिन्होंने हमारे मां भारती को तोड़ने का प्रयास किया, पाकिस्तान में भूमि में बैठकर दाऊद ने यह दुस्साहस किया, उसके गुर्गों को जूते से मारना चाहिए चौराहे पर। राष्ट्रवादी के नेता उसके साथ सौदा पर ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स हुई ना, 30 लाख में ऑप्टिक्स हुई ना राम कदम जी, क्योंकि ये भी सवाल उठेगा कि अगर आपके पास ये साक्ष्य हैं तो फिर आपके कार्यकाल में भी आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। यही सवाल नवाब मलिक जी को भी जाता है कि अगर आपको पता है कि ये बांग्लादेशियों को जगह दे रहा है तो फिर आपने क्या कार्रवाई की? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। पहले तो बता दूं मैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई। जो हमारे भारत देश को तोड़ना चाहता है, लोगों की बम कांड करके जान लेता है, ऐसे व्यक्ति और उसके साथियों का समर्थन नहीं हो सकता, उसके साथ कोई सौदा हो नहीं सकता। क्या 2005 में सौदा करते समय नवाब मलिक सरकार में थे, काफी अच्छे ओहदे पर थे, उनको पता नहीं था ये बम कांड का आरोपी है? सब पता होने के बाद 20 लाख में मुंबई में पत्रे का झोपड़ा नहीं मिलता, इन्हें 3 एकड़ जगह मिल गई। और इन्होंने क्यों ली? मैं मंत्री हूं, सरकार हूं, हमारा कौन क्या बाका करेगा? क्या इस भूमिका में रह करके उन्होंने जमीन ली? इन बातों का उनको जवाब देना होगा। और बार बार जो घूम रहे हैं ना, ये कौन वो कौन, उसका जवाब देंगे हम, बिल्कुल देंगे। आज हमारे आशीष शेलार जी ने जवाब दिया है उसका जी। आप चाहते हो मैं पुनः दे दूं, पर मूल विषय को कैसे आप ध्यान भटका सकते हो? 20 लाख में आपको 20 करोड़ की जमीन कैसे मिल सकती है? ऊपर का पैसा क्या काला धन था? दाऊद के आपके क्या रिश्ते हैं? रोजाना पत्रकार वार्ता आप कर रहे हो, क्या ड्रग माफिया को बचाने का आपको दाऊद की ओर से या और किसी की ओर से कहा गया? ये हमारे नहीं, देश के सवाल। तो आप ये कह रहे हैं कि ड्रग्स माफिया पे क्रैकडाउन जो है, इसी के चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आपने शुरू में एक बहुत गहन आरोप लगाया कि शाहरुख खान से भी वसूली करने की गई, और जिसने वसूली की वही इस पूरे ड्रग्स का पूरा ऑर्केस्ट्रेटर, जैसे कहते हैं, सूत्रधार है। करेक्ट। ठीक है, कैसा है, इन्होंने केतन गोसावी को सामने लाया। हाँ। केतन गोसावी के बाद प्रभाकर को सामने लाया। प्रभाकर केतन का आदमी। प्रभाकर ने कहा कि 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान से मांग रहे थे। अब केतन किसका आदमी? केतन राष्ट्रवादी का नेता सुनील पाटिल, जो ये सरकार के सबका चहीता है, जो 5 स्टार होटल में स्वीट लेकर के बरसों तक रहता है, और ये राष्ट्रवादी के नेता, उनके बेटे उसके केबिन में, उसके रूम में रोज जाया करते। क्या कारण है? जब राष्ट्रवादी का नेता ही केतन गोसावी प्रभाकर के जरिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की वसूली करेगा, तो ये वसूली के साझेदार कौन है? पर शाहरुख खान ने तो नहीं कहा कि 25 करोड़ की किसी ने डिमांड रखी या वसूली रखी। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना राम कदम जी, बहुत गहरा आरोप है। नहीं, प्रभाकर का कहना है ना, ये मांग रहे थे करके पूजा ददलानी से। ये प्रभाकर कह रहा है ना, जो सबूत है, गवाह है। प्रभाकर किसका आदमी? केतन गोसावी का बॉडीगार्ड है। केतन किसका आदमी? सुनील पाटिल का आदमी है। सुनील पाटिल राष्ट्रवादी का नेता है। मतलब यानी ये 25 करोड़ रुपए लेकर जैसे वाजे कर रहा था, तीनों दलों को हिस्से दे रहा था, क्या ये भी उसी प्रकार से हिस्से बंटने थे? आप गहराई में जाइए, कुछ तो कारण होगा। ये मंत्री रोज पत्रकार वार्ता करने का कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे तो सारे काम छोड़ करके पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। एक पत्रकार वार्ता यदि महाराष्ट्र के अस्पताल के विषय को लेके की होती, तो हर 2 महीने में आग लग करके लोग मर रहे अस्पताल में, क्या वो बच नहीं सकते थे?
सारे डेवलपमेंट के काम महाराष्ट्र में रुके हैं, उस पर एक पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। मंत्रालय में स्वयं मुख्यमंत्री जाते नहीं है, 2 साल में केवल 5 बार गए हैं, उस पर पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, कोकण है, तूफान आया, भारी बारिश के कारण किसान संकट में है, एक पत्रकार वार्ता नहीं करेंगे। पर ड्रग माफिया रोज पत्रकार वार्ता, दाऊद से प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ नहीं, हमारा दामन साफ। देश के लोग इतने मूर्ख नहीं है, आंखों पर किसी ने पट्टी बांध के नहीं रखी है, भली बाती जानते हैं, समझते हैं। तो फिर कि कार्रवाई 20 क्यों नहीं हो रही है? लाख में अगर आपके पास ये साक्ष्य हैं तो क्या इसके ऊपर आप चाहते हैं लीगल कार्रवाई हो? क्या शिवसेना निश्चित इस पर कोई प्रतिक्रिया कर रही है, या फिर आपको लगता है कि बस ये आरोप प्रत्यारोप मीडिया में चलता रहेगा लेकिन लीगली हम कुछ करेंगे नहीं? भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी आरोप करते हैं, अध्ययन के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ करते हैं। बगैर अध्ययन के बगैर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आरोप नहीं करता। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सीख है, यह पार्टी की विचारधारा है। पहला दिन जब दाऊद से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी के कागजात देवेंद्र जी के पास आए, तुरंत उन्होंने देश के सामने साझा किए और साझा करके जो जांच एजेंसी को उन्होंने सौंप दिए। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे पास ये पहले से थे और हम आज साझा कर रहे हैं। ये तो नवाब जी का कहना था कि उनके पास ये सारी जानकारी पहले से थी पर आज वो साझा कर रहे हैं। तो सवाल उनकी मंशा पर उठता है, 2 साल तुम सरकार में हो, तुम्हारा गृह मंत्री है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तो 2 साल से इस जानकारी को दबा के क्यों बैठे हो जी? अब जानकारी तो दी, हाइड्रोजन बम चिल्ला तो रहे थे, पर फूटा खुद के सर पर। कैसे? जो नाम दिए वे सारे राष्ट्रवादी के नेता निकले। एक तो रियाज भाटी की मैं कई इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहा था ना मैं भाजपा का नहीं राष्ट्रवादी का नेता हूं। अब क्या बोलेंगे नवाब मलिक जी? अटल जी की एक बड़ी प्यारी कविता है, दूसरों के घर में आग लगाने का सपना अंततः अपने ही घर में खड़ा होता है। ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष समर्थन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के ये नेता कर रहे हैं, आज ये हाइड्रोजन बम उनके अपने स्तर पर फूटा। राम कदम जी, मेरा आपसे राम कदम जी, मेरा आपसे आग्रह है, मेरे साथ बने रहिए। आनंद दुबे शिवसेना से हमारे साथ हैं। आनंद जी नमस्ते। राम कदम जी का एक बहुत गहन आरोप यह है कि शाहरुख खान से 23 करोड़ रुपए की वसूली करने की कोशिश की गई थी, उनके मैनेजर को ये बात कही गई थी। ये स्टेटमेंट प्रभाकर जिसने दिया है उसका तार उस व्यक्ति से जुड़ते हैं जो कि राष्ट्रवादी का चहेता है। ये आरोप राम कदम ने अभी लगाया है और ये कह रहे हैं कि इस सरकार में शिवसेना अब इसका क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 अक्टूबर से जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, यह गुत्थी उलझती ही जा रही है, सुलझने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं भाई साहब। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आदरणीय देवेंद्र जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आदरणीय नवाब मलिक जी पर जो आरोप लगाए, तो उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और विरोध में स्टेट में भाजपा खुद थी, जिसमें देवेंद्र जी विरोधी पक्ष के नेता की एक भूमिका निभा रहे थे। हालांकि वो विरोधी पक्ष नेता नहीं थे, लेकिन एक कद्दावर नेता थे, अभ्यासु नेता थे। तब उस समय उन्होंने नवाब मलिक जी के जमीन की धांधली उजागर क्यों नहीं? अब वहां पर आनंद जी, इनका ये कहना है कि ये साक्ष्य इनके हाथ अब लगे हैं तो इन्होंने इसे जग जाहिर किया। ये बात भी मैंने राम कदम जी से पूछी थी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। देखिए, ऐसा है कि अब अगर आरोप लगे हैं तो आदरणीय नवाब मलिक जी ने उसके जवाब भी दिए हैं। जिस सलीम पटेल की बात हो रही थी, जिस खान की बात हो रही थी, उन लोगों ने भी अपने अपने बयान दिए हैं कि हमारी जमीन में कोई धांधली नहीं हुई, हमने अपनी जमीन को जो नियम कानून के तहत था उसी में बेचा था। भारत का संविधान भी कहता है कि आप तो 3 एकड़ की जमीन 20 लाख में मुंबई में खरीदी जा सकती है सर। मैं बैंक से लोन के लिए अभी आवेदन दे देता हूं, अगर आप मुझे दिलवा दे 20 लाख में 3 एकड़ की जमीन। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर उस समय ये धांधली हुई थी, तब उस समय विपक्ष के नेता क्या कर रहे थे? मैं आपसे अब तो धांधली हुई है, अब कागजात आ गए हैं, अब आप क्या करेंगे? आप जिनके साथ सरकार में हैं उन्हीं पर ये आरोप है राम कदम जी। नहीं तो जिसके पास ईडी और सीबीआई है वो जांच करवाए ना। नहीं, पर आपके पास भी तो पुलिस है, होम मिनिस्ट्री है। राम कदम जी, आप क्या कहेंगे आनंद दुबे जी से? देखिए, आनंद दुबे जी एक सुलझे हुए प्रवक्ता है, बड़ी अच्छी सटीक बातें रखते हैं जी, पर दुर्भाग्य से आज उनके पास दलील नहीं है, कोई तर्क नहीं है। बार बार एक ही चक्र के पीछे गोल घूम रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। हम बता चुके हैं, हमारे पास जानकारी अभी आई,
पर अभी जानकारी आई उससे दाऊद के साथ रिश्ते, वो भी तुम्हारे वर्तमान मंत्री के, उसके गुर्गों के साथ इतना बड़ा गैर व्यवहार, 20 करोड़ की जमीन 20 लाख, आपको कुछ नहीं लगता? आपके मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करोगे? 24 घंटे बीत गए, क्या आपने जांच के आदेश दिए? क्यों नहीं दिए? क्या सारे वसूली के हिस्से तीनों दलों में समान बट रहे हैं? इस कारण तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ये क्या जनता है मूर्ख है वो क्या भूल जाएगी? इस प्रकार से आप समझ रहे हो? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जी, अब आनंद दुबे जी जवाब दें। 24 घंटे से खामोश होना इस बात को तय करता है कि मुंबई में किसी भी की जान दाऊद ले ले, उसके साथ तुम्हारे सरकार के नेता रिश्ते रख सकते हैं और उसका समर्थन शिवसेना कर। हमारा देश संविधान से चलता है। आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो आपको जेल में भेजने का काम भी सरकारें करती हैं। जिस सचिन वजह पर आरोप लगा वो आज जेल में है। परमवीर सिंह आज फरार है। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था महाविकास आघाड़ी की सरकार पर कि मुझे 100 करोड़ वसूल के दिए जाएं। वो परमवीर सिंह आज कहाँ है? वो देश से कैसे भागे? उन्हें किसने भगाया? क्या कोई राजनेता का हाथ है? क्या कोई बड़े उद्योगपति का हाथ है? क्या सरकारें इन्वॉल्व हैं? परमवीर की चर्चा नहीं, उसकी चर्चा करेंगे। आप दाऊद के रिश्ते की चर्चा करिए ना आनंद जी। आप सटीक बात करते हो, आप ऐसे गोल नहीं, बाकी प्रवक्ता का ठीक है। मैं दाऊद के ऊपर ही आ रहा हूँ। आप बुद्धिमान प्रतिभाशाली पत्रकार रह चुके हो, आप नहीं ऐसे नहीं करें। आप दाऊद के ऊपर बात करें, हम परमवीर की भी चर्चा करेंगे। मैं दाऊद के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि दाऊद के जिस रिश्तेदार का नाम लेकर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, उन्होंने खुद डिनाई किया है कि अगर उस समय कोई धांधली हुई थी तो उस समय क्यों नहीं उजागर की गई? रिश्तेदार नहीं, जो बम कांड का आरोपी है, टाड़ा में उम्र कैद काट रहा है। आनंद जी कहाँ हो आप? टाड़ा में उम्र कैद काट रहा है। तुम्हारे हमारे खंडन किया था कि उस जमीन को खरीदने में कोई भी असंवैधानिक गरिमा को नहीं, कोई भी असंवैधानिक काम नहीं किया गया उसमें। ठीक है, हो गया आपका पूरा हो गया जी। मैं संवैधानिक असंवैधानिक नहीं पूछ रहा हूं। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान की जो मंशा थी, मुंबई के लोगों को मार डालो, कुचल दिया, निष्पाप निरपराध लोगों की जान ले ली, ऐसा हत्यारा, उसके साथ तुम्हारे सरकार का मंत्री उसे जूते से मारेगा चौराहे पर, या मालूम होने के बाद भी ये बम कांड का प्रमुख आरोपी है, उसके साथ सौदा करेगा? कहां गई तुम्हारी इंसानियत? कहां खो गई तुम्हारी नैतिकता? कहां खो गई तुम्हारी संवेदनशीलता? कहां पर कौन से तर्क दे रहे हो? ना आनंद जी देखो, पार्टी सरकारें आती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, पर एक बात वहां पर आती है जहां पर देश करके हम सबको उस विचारधारा का सम्मान करना होगा। क्या यह संवेदनशीलता है? जिस व्यक्ति ने मुंबई के लोगों की हत्या की बम के जरिए, उसके साथ तुम्हारा मंत्री सौदा करता है। वह सौदा पूरी तरह से संदिग्धता में खड़ा है और यहां पर आकर शिवसेना उस पर तर्क देगी, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। कम से कम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को तो सामने लाइए। क्या वो ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं? नहीं करते समर्थन। यहाँ पर राम भाई जरा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। राम कदम जी जरा आनंद दुबे जी को जवाब देने दीजिए। आनंद दुबे जी को जवाब देने दीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 93 के दंगे में अगर शिवसेना सड़क पर नहीं आई होती तो मुंबई का क्या हाल होता? ये वही शिवसेना है जिसने लोगों की मदद के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। तो शिवसेना कभी भी शिवसेना दाऊद के खिलाफ ही रहेगी, दाऊद के लोगों के खिलाफ ही रहेगी, लेकिन किसी बात का कोई तर्क होना चाहिए। देखिए, प्रमाण दिए गए हैं आनंद जी। आज शिवसेना के ऊपर, आज शिवसेना पर एक संकट का एक सवाल भी उठता है कि वो किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करेगा ताकि कुर्सी पर उद्धव ठाकरे बने रहें और शिवसेना वहां बना रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब घूम फिर के इसी बात पर आता है कि क्या देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्या भ्रष्टाचार किया गया, और ड्रग माफिया के ऊपर क्रैकडाउन करते वक्त सरकार का एक नेता बैठकर इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सवाल, और किसी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर पर्सनल आरोप आक्षेप कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सवाल आज विपक्ष आपसे महाराष्ट्र में पूछ रहा है। राम कदम जी, आनंद दुबे जी, धन्यवाद। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा आपसे थोड़ी देर पहले आईटीओ पहुंचे और उन्होंने रोक के बावजूद यमुना घाट पर छठ पूजा करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद वो यमुना घाट की तरफ चल दिए। इस दौरान परवेश वर्मा की वहां तैनात पुलिस वालों से भी झड़प हुई।
लेकिन प्रवेश वर्मा नहीं रुके और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। प्रवेश वर्मा के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यमुना घाट पहुंच गए। प्रवेश वर्मा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस अर्धसैनिक बल रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। यहाँ देखिए किस तरीके की स्थिति बन गई है। प्रवेश वर्मा अच्छा यमुना किनारे छठ मनाने की ऐलान कर चुके हैं। देखिए पुलिस ने कोशिश की लेकिन वो उसके बावजूद भी यहाँ अंदर घुस आए हैं। नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो यहाँ स्थिति आप देखिए। ये अब फिलहाल वो यमुना की तरफ बढ़ रहे हैं। साफ ऐलान किया है प्रवेश वर्मा ने कि वो यमुना किनारे छठ मनाकर रहेंगे। दिल्ली सरकार अगर रोकना चाहे तो रोक कर दिखाए और वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी है और उसी को चेताते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा था कि वो यहाँ पर छठ मनाएंगे और यहाँ आईटीओ पहुंचे। अर्धसैनिक बलों ने रोकने की कोशिश की प्रवेश वर्मा को, लेकिन वो यहाँ बैरिकेड हटाकर बैरिकेड पार करके वो यहाँ देखिए पहुंच चुके हैं यमुना किनारे। ये अहम बात इसलिए है क्योंकि डीडीएमए ने यमुना किनारे छठ पूजा पर पाबंदी लगाई हुई है। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी समर्थकों से घिरे हैं प्रवेश वर्मा, नारेबाजी हो रही है और लगातार यमुना किनारे बढ़ चुके हैं और यहाँ पूजा करने की तैयारी प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। तो जो पाबंदी लगाई गई थी उसको तोड़ा है प्रवेश वर्मा ने। ये देखिए, ये एक यहाँ कृत्रिम लेक बनाई गई है, उसी के पास यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, जो यहाँ लेक बनाई गई थी। ये देखिए प्रवेश वर्मा यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए जो पानी है, जो इस लेक में पानी छोड़ा जा रहा है, वो पाइप पकड़े हुए हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरह से चुनौती दी थी उसी को देखते हुए, उसको पूरा करते हुए यमुना किनारे पहुंचे हैं। प्रवेश वर्मा है इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ आईटीओ घाट पहुंचे हैं। सर, आप लाइव ये बताइए कि क्या यहाँ जब यमुना पर पाबंदी है तो क्यों आप यहाँ आए हैं छठ पूजा करने के लिए? कोविड का हवाला दिया गया है, डीडीएमए ने पाबंदी लगाई है, क्यों यहाँ पर आप आए हैं पूजा करने के लिए? देखिए, कोविड का हवाला तो पूरे देश में ही है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में छठ पूजा नहीं हो रही है। और पूरे दिल्ली में भी जितने भी एमसीडी के पार्क हैं, जितने भी डीडीए के पार्क हैं, भारत सरकार के जितने अधीन जो भी जगह है, सब जगह छठ पूजा हो रही है। मगर दिल्ली सरकार के जो अधीन जहाँ पर भी स्थान है वहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही। ये जैसे यमुना पे अभी आप अंदर जाके देखेंगे कि कितना इंडस्ट्री का यहाँ पे अपना गंद आता है। तो केजरीवाल को ये लगता था कि यहाँ पे लाखों लोग आएंगे, अपनी पूजा करेंगे, तो वो इस असलियत को देख लेंगे कि उन्होंने यमुना की सफाई में, माँ यमुना की सफाई में कोई काम नहीं किया। आज भी माँ यमुना उतनी गंदी जितना 20 साल पहले गंदी थी। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एलजी को अपॉइंट करती है बीजेपी, आप उनके पास क्यों नहीं जाते इसकी इजाजत लेने के लिए? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी का आप पर। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि वो आज से काम करना छोड़ दें और वो सारी एलजी साहब को ही बोलें कि वही सारे काम करते रहें। आज से वो काम करना छोड़ ही दें। अब बीजेपी के हमले का जवाब देने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा सामने आए और उन्होंने छठ के बहाने गंदी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। संजीव झा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के हर कोने पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब हमारी सरकार है। बीजेपी की सरकार 5 साल रही तब पूरे दिल्ली में एक भी जगह सरकार छठ नहीं मनाती थी। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल की कांग्रेस सरकार में केवल 72 जगह पे दिल्ली सरकार छठ मनाती थी। हमारी पास 7 साल की सरकार में हमने 1200 जगह तक छठ मनाया। ये दर्द केवल इन लोगों को इसलिए है कि ये 72 से 1200 तक का सफर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में किया। हर एक कोने में छठ मनाया जाता है। इस बार बीजेपी छठ के नाम पर गंदी राजनीति जरूर कर रही है, चूंकि सामने एमसीडी का चुनाव
संजीव झा हमारे साथ हैं फोन पर। संजीव जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूं। उस दिन भी हमारी बात हुई थी इस पर। अब बात यह है कि राजनीति कौन कर रहा है एक बात है, लेकिन दिल्ली के जो छठ मनाने के लिए आते हैं उसका आयोजन, उसमें कहीं ना कहीं ढीली तो नहीं हो गई आम आदमी पार्टी की सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, दिल्ली में आज भी 800 जगहों पर पूरी तैयारी के साथ छठ मनाया जा रहा है। लेकिन एक बात समझिए, अभी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा था प्रवेश वर्मा जी को, एक बात समझिए आप कि दिल्ली में 72 से 1200 का सफर आम आदमी पार्टी ने तय किया है और दिल्ली के हर कोने में पूजा हो रही है। सामने एमसीडी का चुनाव है, उनको ये लगा कि हम अपने आप को रिलेवेंट कैसे बनाएंगे, तो एलजी कहा कि आप पूजा का आदेश ही नहीं दीजिए। पूजा का आदेश नहीं देंगे तो इसी आम आदमी की बदनामी होगी, हम लोग राजनीति करेंगे। लेकिन अब यमुना की पूजा तो हो रहा है, यमुना किनारे नहीं हो इसका आदेश जारी करा दिया और फिर अपने आप को प्रोटेस्ट करने का नाटक करके ये अपने आप को रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको लगा कि तमाम कोशिश के बावजूद अब 800 जगह में पूजा हो रहा है, ये जानकारी लोगों को ना पहुंचे तो यमुना पे पहुंच गए हैं तोड़ने के लिए। यमुना पे हम पूजा कराएंगे जी, हम आदेश तोड़ेंगे। अरे पुलिस आपने लगाया है, पुलिस आपकी, एलजी साहब आपके, आदेश डीडीएमए का, डीडीएम चेयरमैन एलजी। पर ये कहीं ना कहीं संजीव जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट ले लेती है, नहीं हो पाता तो फिर कह देती है देखिए एलजी साहब को कहिए बीजेपी की पुलिस है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी के एलजी हैं। अब यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी तो फिर सबकी है और इसके लिए पैसे भी का भी आवंटन हुआ। ये भी केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने कहा 2419 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो पैसे कहां गए? यमुना पर से स्प्रे चलाकर झाग हटा देने से पानी तो साफ नहीं हो जाएगा। देखिए, एक बात आप समझिए, वैसे तो ये लोग संसद में कानून लाकर कह दिया कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है और हर डिसीजन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एलजी ये बाइंडिंग है और डीडीएमए के चेयरमैन एलजी हैं। अगर इनको पूजा कराने की वाइस चेयरमैन तो अरविंद केजरीवाल है। मान लीजिए आनंद जी, एक मिनट के लिए मैं इस गॉसिप को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आम आदमी पार्टी पूजा नहीं करना चाह रही थी और बीजेपी पूजा कराना चाह रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पूजा नहीं करना चाह रही थी। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि देखिए, ये इस बात को सबको पता भी है कि 1200 से ज्यादा घाट है, 72 से 800 आज हुए हैं, 1200 हो सकते थे। पर मेरा आपसे ये सवाल ये है संजीव जी कि अगर आप ये कह देंगे कि एलजी से कहा कि यमुना पर मत करवाइए, पर यमुना पर करवाने की तैयारी तो आम आदमी पार्टी की भी नहीं थी, दिल्ली सरकार की भी नहीं थी। इस तरह से तो आप यमुना के तट पर छठी मैया की पूजा तो नहीं करवा सकते। बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा था कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एक आर्ग्यूमेंट को बाई कर लूं। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल क्या प्रोटेस्ट किया, केजरीवाल पूजा नहीं करना चाह रहे थे। तो अगर आपको पूजा में आस्था होती और केजरीवाल पूजा नहीं करना चाहते तो आप एलजी के पास जाते, चूंकि एलजी तो बॉस हैं, आप उनसे आदेश जारी करा लेते। लेकिन आपने वो नहीं किया। अब जब ये आदेश आ गया कि अब यमुना पे आप पूजा नहीं कर सकते तो सरकारी तैयारी वहां नहीं हो सकती है, क्योंकि वो सरकारी ऑर्डर का वायलेशन नहीं हो सकता। मैंने उनको चिट्ठी लिखा था, मैंने एलजी साहब हमारे पर देखिए, छठी मैया की पूजा हो ना हो संजीव जी, ये बात तो है कि यमुना की सफाई तो हो सकती है ना। तो पूजा नहीं हो रही तो यमुना गंदी रहे, झाग निकलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये बात मैंने एलजी साहब को अपनी चिट्ठी में लिख के समझाया भी था कि जब छठ पूजा होती थी तो 15 दिन पहले हरियाणा पानी छोड़ता था और ये जो झाग देख रहे हैं पानी के प्रेशर से झाग हट जाता था। फिर जब पूजा के 2 दिन पहले फिर हरियाणा पानी 5 क्यूसेक छोड़ता था, उससे भी नदी साफ होती थी, फिर लोग पानी में खड़े होते थे। इस बार उन्होंने आदेश नहीं जारी किया और इसीलिए वो पानी नहीं छोड़ा गया, तो झाग भी दिख रहा है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। जी, मैं समझ गया आपकी बात, पर झाग हट जाने से पानी साफ हो जाएगा ऐसे ये बात तो नहीं है। झाग हटाने से पानी दिखेगा नहीं, पर कम से कम पानी तो फिर भी दूषित है, यमुना तो फिर भी मैली है। 2400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसमें यमुना की सफाई का काम हुआ है कि नहीं वो अलग मुद्दा है, और छठ के पर्व पर यमुना इतनी गंदी दिख रही है ये भी एक मुद्दा है। संजीव जी, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उधर दिल्ली सरकार ने भी यमुना में प्रदूषण की वजह से हो रहे झाग को हटाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अब यमुना नदी पर बने झाग को हटाने के लिए कुछ नावों को नदी में उतारा गया और झाग हटाने की कोशिश की गई। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहली तस्वीर कल की है, जब यमुना नदी पर पूरी तरह से झाग भर गई थी और पानी दिखना तक मुश्किल हो गया था। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, ये कल की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और अब आज सुबह की तस्वीर ये देखिए स्क्रीन के बाईं ओर, जब दिल्ली सरकार ने नाव की मदद से यमुना नदी में बने झाग को हटाने की कोशिश तेज कर दी और वहां पंप से पानी छोड़कर, फव्वारों से और पाइप से पानी छोड़कर झाग को तट से दूर करने की भी कोशिश की।
जावेद मंसूरी आईटीओ घाट छठ घाट आईटीओ पर हमारे साथ अभी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। कालिंदी कुंज से दीपक रावत भी जुड़ेंगे। लेकिन जावेद, थोड़ी देर पहले वहां पर काफी सब ड्रामा हमें देखने मिला जब प्रवेश वर्मा ने बैरिकेड तोड़कर अंदर गए और पूजा का उन्होंने जो प्रण लिया था उसको निभाने की कोशिश की। अब आप कहां पर हैं और आपके साथ कौन मौजूद हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा यमुना में उतरे हैं और अभी यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बड़ा ऐलान प्रवेश वर्मा ने किया था कि वो यमुना आएंगे, छठ पूजा करेंगे। सर, यहाँ पर आप अब यमुना में उतर गए, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पाबंदी लगाई गई है लेकिन आप फिर भी आ गए। मैं देशवासियों को इस छठ के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और छठी मैया सभी की मनोकामना पूरी करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आज इस महापर्व पर कोई भी पाबंदी लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्हीं लोगों ने वोट देकर जिताया आप था। यहीं रहने वाले हैं, जो बाकी आम लोगों से भी आप अपील कर रहे हैं लगातार कि वो आए यहाँ पर छठ पूजा करें, लेकिन बाहर सिक्योरिटी है, आपको तो आने दिया गया, क्या बाकी लोगों को आने दिया जाएगा? देखिए, मैं सुबह यहाँ पर आ गया था, मैंने सारी व्यवस्था का देखा। आगे जो हमने घाट है वहाँ पर साफ पानी के लिए हमने इंतजाम किया, साफ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था की गई। अभी मैं गेट पर ही जा रहा हूँ, कुछ लोग आ गए हैं। अगर वहाँ पे किसी को भी रोका जाएगा तो मैं स्वयं वहाँ पर खड़ा होकर सबको अंदर कराऊंगा और सबको। जावेद, उनसे पूछिए, झाग हटा देने से क्या पानी साफ हो गया है? यहाँ पे अपना शाम तक करूंगा। झाग को तट से दूर करने से क्या पानी साफ हो गया? ये बताइए कि झाग हटा देने से क्या पानी साफ हो जाएगा? टॉक्सिक फॉर्म आपको पीछे नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज सुबह जब मैंने चित्र देखा कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर यहाँ पे आए और पानी की बौछारों से झाग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिया, जब मैं देख रहा हूँ इस माँ यमुना की हालत को, ये हम इसको माँ बोलते हैं, हमारी बहुत ही सम्माननीय पूजनीय नदी है, मगर इतनी मैली कर दी है केजरीवाल ने और एक रुपया भी यहाँ पर खर्च नहीं किया गया। आज ये काली है, गंदी है, मैली है, सारे इंडस्ट्रियल एरिया का पॉल्यूशन यहाँ पर आ रहा है। कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, कोई दीवार नहीं बनी, कोई यहाँ पर इसकी सफाई व्यवस्था नहीं की गई। उनको चिंता नहीं थी कि छठ पूजा आने वाली है और सारी माँ बहनें यहाँ पर लाखों की संख्या में आकर पूजा करती हैं और हर साल करती हैं। ये तो ऐतिहासिक स्थल है। अगर वो 3 महीना पहले पंजाब उत्तरांचल के चुनाव को छोड़कर डीडीएमए ने, वो कह रहे हैं डीडीएमए ने जो है बैन लगाया है और वो हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा, केंद्र एलजी को अपॉइंट करता है, वहां से आपने परमिशन नहीं ली। डीडीएमए क्या होता है? डीडीएमए कुछ अपना लोगों का चुनावा एक वो कमेटी है और अगर मुख्यमंत्री कोई प्रस्ताव भेजे तो डीडीएमए कभी उसको ठुकरा नहीं सकता। मगर उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, उन्होंने नहीं बताया कि वो कैसे यहाँ पर सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, अपने वॉलंटियर्स को लगाएंगे, सिविल डिफेंस के लोग लगाएंगे, यहाँ पर कैसे वो अपना बैरिकेटिंग करेंगे। जावेद, उनसे पूछिए, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, अगर हरियाणा पानी छोड़ देता तो शायद ये पानी साफ हो जाता। तो डीडीएमए परमिशन दे देता। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं एक सवाल और पूछा जा रहा है कि हरियाणा में आपकी सरकार है, वहां से पानी छोड़ा जाता तो ये पानी साफ हो जाता। गया। मैंने मुख्यमंत्री से बात करी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने छोड़ा। हाँ। उन्होंने पानी छोड़ा, साफ पानी। आप यहाँ से अगर हरियाणा के बॉर्डर पे जाएंगे तो एकदम साफ पानी आपको दिखाई देगा, मगर यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका सारा गंद यहाँ पर आ जाता है। उसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं करी। देखिए, प्रवेश वर्मा लगातार ये बात उठाते रहे और देखिए एक और तस्वीर में आनंद दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये राजनेता हैं, ये तो अंदर आ गए, लेकिन अब कुछ और महिलाएं भी हमें यहाँ नजर आ रही हैं जो यहाँ छठ के लिए अपनी सामग्री लेकर आए हैं, पूजा सामग्री। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैं देखिए कुछ महिलाएं हैं जिनको अंदर एंट्री दी गई है, पूजा सामग्री उनके पास आप तस्वीरों में देख रहे हैं और वो इंतजार कर रही है उस वक्त का, उस शुभ वक्त का जब वो ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके पास हम जा रहे हैं और इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सराय रोहिला से। सराय रोहिला से। हाँ। तो यहाँ तो छठ पे पाबंदी है, आप कैसे आ गए? हम लोगों को तो पता नहीं था, हम तो हर साल यहीं तो आते थे। अच्छा। तो हम फिर वैसे ही आ गई। तो पुलिस ने रोका आपको? बाहर पुलिस लगी है? नहीं रोका पुलिस। हाँ। नहीं रोका पुलिस। तो अब यहाँ पर अर्घ देंगे? हाँ देंगे, यहीं पर रहेंगे हम रात। देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि यहीं पर देंगे, इनको पता नहीं था। उनको पूछिए क्या पानी साफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नजर आ रही है
ये बताइए कि जो अभी आप यमुना का पानी देख रहे हैं, हाँ, क्या उसमें सफेद सफेद नजर आ रहा है? हाँ यार, ये जहरीला झाग है। झाग है, हाँ। क्या आपको लगता है कि साफ होना चाहिए था? साफ तो होना चाहिए, तो क्यों पता ना क्यों नहीं हो रहा तो पानी। अब आप यमुना के पानी में देंगे या इस लेक के पानी में देंगे? इसी में भी दे देंगे, हाँ। उसी में भी दे देंगे, जहाँ हम यहीं पे दे देंगे, बैठे वहाँ यहीं पे दे देंगे। तो और क्या बाकी लोग जो आपके आस पड़ोस के हैं वो भी आ रहे हैं? ना नहीं, हमारा पता तो नहीं, हम अपना आती है यहीं पर आ गई हूँ। देखिए ये सराय रोहिला से आए हैं, पूरी सामग्री इनके पास है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी? छठ पर्व है आज, यहाँ पर अनुमति नहीं, लेकिन आप फिर भी आ गए। एक्चुअली हमारा मन था, लेकिन होना चाहिए था, सबको आना चाहिए था, टेंट भी लगना चाहिए था पहले जैसे, लेकिन हुआ नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। देखिए ये वो श्रद्धालु जी जावेद, अब आपके पीछे और भी महिलाएं हैं। मैं जल्दी, मेरे पास समय कम है, मैं जरा कालिंदी कुंज में भी देखना चाहता हूं। दीपक रावत हमारे साथ हैं। कालिंदी कुंज में क्या सूरत हाल है? दीपक बताइए, क्या वहां पर भी यमुना में झाग ही झाग दिख रहा है और क्या श्रद्धालु फिर भी पहुंच रहे हैं वहां? बुरे हाल है आनंद, बुरे हाल है। ये यमुना नदी का ये पानी है, ये पानी दिख रहा है आपको, ये सिर्फ सफेद झाग, ऐसा लग रहा है जैसे डिटर्जेंट किसी ने घोल दिया हो उसमें। ये देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ सफेद झाग दिखाई देगा। एक भी छठ व्रती अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन पहुंचेगा भी कैसे? यहाँ पर जगह नहीं है कि वो कैसे जाए। पानी के नजदीक में खड़ा हूँ, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ पे खड़े रहना मुश्किल है। और कैसे, कहाँ पानी नजर आ रहा है? तैयारी यहाँ पर की गई थी, हालांकि ये जो हिस्सा है ये यूपी में आता है। इस हिस्से में देखिए यहाँ पर टेंट लगाए गए थे, तैयारी की गई थी, बावजूद उसके यहाँ पर लोग नहीं आ रहे। उनको लग रहा है कि ऐसी जगह पर कैसे जाया जाए। दिल्ली ने अपनी तरफ तो बोट चला दी, वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो झाग है उसको कम किया जाए, वहां पर पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन इस तरफ तो वो भी नहीं है, क्योंकि इस तरफ के फाटक खुले हुए हैं, उस तरफ के फाटक बंद कर दिए गए हैं, ताकि वहां पर थोड़ा साफ सुथरा दिखाया जाए। वहां तस्वीरें सामने आ गई, मीडिया में तस्वीरें चली। यहाँ पर ये देखिए, ये बुरे हालात हैं कि तो उन्होंने झाग पर फवारा मारकर झाग को यूपी की तरफ धकेल दिया और दिखा दिया कि देखिए हमारी तरफ तो अब यमुना साफ है। अब जैसे ही वो बैराज है, बैराज के इस तरफ अब सिर्फ झाग ही झाग है, जबकि टेंट यहां बने हुए हैं, वहां कोई तैयारी नहीं हुई है। धन्यवाद आपके अपडेट के लिए दीपक। अब यमुना से झाग हटाने की कोशिश पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला और इसे छठ पूजा करने वालों के साथ मजाक करार दिया। नदी में पानी का छिड़काव, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आज केजरीवाल के राज में दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यमुना में पानी छिड़क कर कहा जा रहा है कि इसका ये पॉल्यूशन, ये जो झाग है, ये खत्म हो जाएगा। एक आदमी पाइप लेके खड़ा है, जैसे अपने घर में क्यारी में, बगीचे में पानी डाला जाता है, ऐसे आप यमुना को ठीक करेंगे? दो नावों के बीच में रस्सी बांधकर बोट चलाई जा रही है कि झाग हटा। इससे क्या पॉल्यूशन खत्म होगा? इससे क्या वो जहरीले केमिकल खत्म होंगे? ये छठ, जो छठी मैया के भक्त हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूजा का मजाक उड़ाया जा रहा है। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। बने रहिए यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर, खबरों का सिलसिला रितिका के साथ।